कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा। और बढ़ा कदम और आगे चल बस अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उसकी राह देख जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कोचिंग सेंटर से फिर एकदम से मोबाइल रिपेयरिंग का वो कहाँ से शौक? हाँ, देखिए एकदम। कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश हो गया, एक हाँ। सेंटर मैंने संभाला, एक मेरी सिस्टर ने संभाला बिल्कुल। और एक मेरे फ्रेंड ने। हम्म। हमने कहा कि जॉइंट वेंचर में करते हैं, हम्म। लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों का, इन्वेस्टमेंट भी मेरी। वो एग्री हो गया। धीरे-धीरे करके ना हमारे सेंटर डेवलप होने लगे। क्या बात है। फिर एक दिन क्या हुआ कि सेंटर डेवलपमेंट होने के साथ-साथ ना नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा आने लगी। तो कॉल्स के फ्लो को समझने के लिए हमने अपने स्टाफ को मोबाइल फोन अरेंज करके दिए। जब अरेंज करके दिए तो उस समय सेकंड हैंड मोबाइल फोन ही 10-12 हज़ार का आता था। बिल्कुल। और सिम कार्ड लगभग 1500 रुपए का सिम कार्ड होता था, जिसमें 16 रुपए पर मिनट इनकमिंग, 16 रुपए पर मिनट आउटगोइंग होती हाँ थी। बिल्कुल, उस वक्त जो है फ्री नहीं होता हाँ, था। तो उस समय क्या होता था कि मिस कॉल आ जाती थी। हाँ। मिस कॉल के बाद फिर हम लैंडलाइन से कॉल कर लिया करते थे अच्छा। कि भई ये मिस कॉल आई है, इनसे बात करनी है। तो वो ट्रेंड था एक, फाइन। फिर क्या हुआ कि भई एक मोबाइल फ़ोन मेरा खराब हो गया, मैं उसको रिपेयर कराने त्रिनगर गया, तो त्रिनगर का एक टेक्नीशियन जिसने मोबाइल ठीक किया था, अच्छा। उसने मुझसे 2000 रुपए चार्ज लिए कि सर 2000 रुपए लूँगा, ठीक हो जाएगा। मैंने 2000 रुपए दिए, ठीक करा लिया। मेरा माइंड ना टेंशन में आ गया, यार हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते 1 हैं। घंटा पढ़ाते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, 1200 रुपए घंटा, 1 महीने की फीस। हाँ, हाँ। या बैच में पढ़ाते हैं तो 300 रुपए हर बच्चा हमें पे करता है, और इसने 2 मिनट में मुझसे 2000 ले लिए। तो मैंने कहा यार ये काम समझना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज, हाँ, हाँ। किसने किया क्या? मतलब ये माइंड में नहीं आया कि वो एक लेबर क्लास काम है, देखिए, क्योंकि होता है ना कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग जैसे उठते बैठते हैं, जैसे अब एक इंस्टीट्यूट चला रहे जी, थे, इंस्टीट्यूट चलाते-चलाते कि एक वो होता है एक कि मैं एक टेक्नीशियन का टीचर काम है। हूँ, मैं एक टेक्नीशियन कैसे देखिए मैं बन जाऊँ? देखिए इस बात को ना इस वजह से मैं समझ पाता था क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी टेक्निकल कोर्स कराती है। बिल्कुल। जैसे वेल्डर है, हुँ, इलेक्ट्रीशियन है, ये भी कोर्सेज़ होते हैं ना। हुँ, हुँ, काम वो छोटा है लेकिन उसकी एजुकेशन तो बड़ी है। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता था कि इसकी एजुकेशन भी तो की जा सकती है। बिल्कुल। मैंने उस लड़के को बुलाया, पूछा कितने पैसे कमाता है? हुँ, हुँ, कह रहा है सर कमा लेता हूँ 20,000 रुपए। हुँ, मैंने कहा 20,000 रुपए मैं तेरे को और दूँगा, तू मुझे ये काम सिखा दे। हुँ, तो वो हँसने लगा कि सर आप तो ट्यूशन टीचर हैं। हुँ, मैंने हुँ, कहा मैं हॉबी के लिए सीख रहा हूँ। हुँ, मैंने सीखा और पूरा उसने जो टूटा-फूटा तरीके से सिखाया था, हुँ, हुँ, उसका सिलेबस डिज़ाइन किया हुँ, और डिसाइड कर लिया कि हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे, मोबाइल हुँ, रिपेयरिंग कोर्स करें। हुँ, उस समय हमारा एडवर्टाइज़मेंट चलता रहा, 2 महीने में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें अच्छा, और 1 महीना प्रैक्टिस के लिए हम देते थे। बिल्कुल। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं बैचेज़ में ट्यूशन पढ़ाता हूँ 300 रुपए फीस, होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो 1200 रुपए फीस। मेरे दोस्त पढ़ाते हैं तो उसका इंसेंटिव मुझे 100 रुपए मिलता हाँ, है और अगर मैं टेक्निकल कोर्स कराता हूँ तो 15,000 रुपए फीस। मुझे लगा मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो हमने स्टार्ट कर दिया मोबाइल रिपेयरिंग हाँ, कोर्स, सेकंड बिज़नेस। सेकंड बिज़नेस, ओके। साथ में ऐड ऑन बिज़नेस। हुँ, हुँ, कि मॉर्निंग में ट्यूशन क्लास होती है, शाम को ट्यूशन क्लास होती है, बीच का जो खाली टाइम होता है उसमें मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराते हुँ, हैं। एक बैच बना, फिर एक और बैच की और इन्फॉर्मेशन आने लगी तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो अर्ली बिल्कुल। मॉर्निंग का 7 टू 9 का टाइम मैंने दिया। 9 बजे से कोचिंग शुरू हो जाता था, तो 7 से 9 का हमारा एक बैच बना। हुँ, पहले ही बैच से मैंने 3.5 लाख रुपए फीस जनरेट की। क्या मुझे बात है। समझ में आया कि भई ये तरीका है मनी मेकिंग का। हुँ, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने सेंटर पर ये कोर्स शुरू करो, हुँ, सपोर्ट मैं दूँगा, ट्रेनिंग मैं दूँगा आपको, एडवर्टाइज़मेंट मैं दूँगा और रेशो जो भी आएगा उसको हम शेयर कर लेंगे आपस में। धीरे-धीरे करके मेरे सेंटर डेवलप हुए, उन हुँ, सबने स्टार्ट किया। फिर एक दिन मुझे एक मीडिया से एक पर्सन टकराए, उन्होंने कहा कि सर आप ना इसको दिल्ली आज तक पर लेकर जाओ। अच्छा। तो दिल्ली आज तक पर हमने एक एडवर्टाइज़मेंट दिया, कॉल हुँ, का फ्लो बहुत अच्छा आया हुँ। और हमें नॉलेज नहीं थी, नॉन इंटेंशनली हमने कहा कि हम तो 50,000 रुपए लेते हैं सेंटर खुलवाने के। मतलब जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटी आती गई आप अपॉर्च्युनिटी आती करते गई, हम गए। ग्रैब करते चले गए, बिल्कुल। टेस्ट एंड ट्रायल करते चले हाँ, हाँ। गए। एरर भी हुई, रेक्टिफिकेशन भी किया। हुँ, तो हमें रिस्पॉन्स मिला पूरी दिल्ली से और पूरी दिल्ली में केवल 1 साल में हमने 17 इंस्टीट्यूट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के शुरू कर दिए और उस समय पर लोकल केबल चैनल पर हम लोग एडवर्टाइज़मेंट देने लगे, ज्ञान इंस्टीट्यूट मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें, हुँ, 50,000 से 60,000 रुपए महीना कमाएँ। हुँ। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले लोकल एडवर्टाइज़मेंट आपने देखे होंगे, इसी तरीके से आते थे। रिक्शा पर एडवर्टाइज़मेंट हाँ, देखा हाँ, होगा, स्टेपनी कवर्स आपने बिल्कुल। देखे होंगे, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें। तो धीरे-धीरे सेंटर बढ़ने लगे। हुँ, हुँ, फिर एक दिन ऐसे ही हमने टेस्ट एंड ट्रायल में आज जो एबीपी न्यूज़ है वो स्टार न्यूज़ हुआ करता था। हुँ, हुँ। स्टार न्यूज़ पर एक एडवर्टाइज़मेंट दिया, पूरे इंडिया से कॉल आए। या फिर पूरे इंडिया में हमारे सेंटर डेवलप होना शुरू हो गए। 2009, 10 और 11 में बिज़नेस में सैचुरेशन आने लग गया। मुझे पता लग गया कि अब ये आने वाले समय 2-3 साल में ना हुँ, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते चले जाएँगे क्योंकि मोबाइल फ़ोन कॉमन होने लग कॉमन गया हो है। गया था, बिल्कुल। और मैं सोच ही रहा था कि अब नया क्या करें? हुँ, क्योंकि हमेशा ना ध्यान रखिए, लाइफ़ में आपकी अपॉर्च्युनिटी
कब आएगी इसका आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल। आप निरंतर सर्च करते रहेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। बिल्कुल। फाइन। और हमेशा नई चीजों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और ये भी नॉलेज कर लेनी चाहिए कि आपका बिजनेस कब मार्केट से ऑब्सोलेट हो जाएगा, आउट ऑफ हुँ, मार्केट हो जाएगा बिल्कुल। या उसमें सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन का तो पता लग जाता है लोगों को, लेकिन जब वो हार मानते हैं, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं, हुँ, हुँ। तो हम साथ में एड ऑन चीजों को शुरू करते रहते हैं जिसकी वजह से हम तो कभी भी उसके बाद एक रिस्क में नहीं आ तीसरे पाते। बिज़नेस की भी शुरुआत आपने कर दी। तो मैं सोच रहा था कि भाई हाँ, तीसरा बिजनेस क्या करूं। मैंने देखा स्टील इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। क्या बात है। भारत में हर जगह स्टील का चलन तेजी जबकि से उस बढ़ता जा लाइन रहा है। का तो आपको बिल्कुल नॉलेज ही हाँ, नहीं, आप नॉलेज नहीं है। एक पढ़ाने वाला एक अध्यापक, जी, अगर बात की जाए, जी। पहले एक स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद एक टीचर बनना और टीचर के बाद फिर टेक्निकल एक एजुकेशन का टेक्निकल में टीचर आ बनना जाना था। जी, और उसके बाद फिर एक बिज़नेसमैन। मॉड्यूलर किचन। तो बिल्कुल। क्या हुआ कि मैं स्टील इंडस्ट्री को देख ही रहा था, तो अब ना तो मेरे सर्कल में कोई बिजनेस ओनर है, ना हुँ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना मैन्युफैक्चरर है, ना मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई नहीं है, सब टीचर, ट्यूशन टीचर, ये हुँ, सब साथ में है, टेक्निकल एजुकेशन के टीचर। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई ऐसे-ऐसे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी मेंबरशिप ले लो, वहाँ बिजनेसमैन आते हैं। हुँ, हुँ। तो उनकी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप फी मैंने जमा की और उनकी मेंबरशिप ली। अच्छा। मेंबरशिप लेने के बाद वहाँ पर एक ट्रिप निकला कि भई एक हम इंटरनेशनल ट्रिप लेकर जा रहे हैं, हुँ, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का। बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया उसमें जाना है। अब एक ट्यूशन टीचर, उसका क्या रोल होता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में या बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर के बीच में? मैंने अपने पेरेंट्स से भी कहा, और एक उन्होंने कहा आम आम इंसान जो है वो 50 बार सोचेगा कि बिल्कुल, मुझे जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन आपने नहीं सोचा, मतलब। बिल्कुल। तो यही हाँ। हुआ, मैंने उनका पता किया, उन्होंने कहा 3.5 लाख रुपए फीस है। हुँ, हमने फीस सबमिट की, जर्मनी गए, वहाँ चीज़ों को देखा, समझा और स्टील इंडस्ट्री मुझे लगा कि इंडिया में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी। क्या बात है। मैं जब इंडिया वापस आया तो मैंने सारा बजट बनाया, पता लगा 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगेगा और मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। क्यों? हुँ, ट्यूशन टीचर कहाँ 100-200 बिल्कुल। रुपए, फिर 1200 रुपए, फिर 15,000 रुपए, तो करोड़ों रुपए कहाँ से लेके आएँगे? अभी तो इतने नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं हुए थे हाँ, काम करते हुए और बिल्कुल। पीछे का बैकग्राउंड नील बट्टे सन्नाटा था, ज़ीरो था सब कुछ, हाँ। फ्लैट था। तो सोचा कि अब क्या करें? लेकिन ना इस पूरे के पूरे दौर में जो मोबाइल कोचिंग लेकिन इंस्टीट्यूट से अमित जी, मैं इसके बीच में मैं रोक रही हूँ। जी, अक्सर ये होता है कि जैसे हमारा भी जी, परिवार है, हम कुछ इस तरीके की बात के लिए बोलते थे, जैसे अपने घर में बात करते थे कि पापा ये करना है, वो करना। तो एक डायलॉग जो आम तौर पर पेरेंट्स का होता था, खास तौर पे मिडिल क्लास के जी, पेरेंट्स का, जितनी चादर है उतना ही उतना ही पैर पैर पैसा। पसारना है। जी। तो वो डायलॉग आपको सुनने को नहीं मिला देखिए, कि आपने करोड़ों के बिज़नेस के बारे में हमारे सपने। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हाँ। वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि बेटा हम जितने एजुकेटेड हैं, हुँ, हुँ। हमने उतना बेहतर तुम्हारे लिए कर दिया। बिल्कुल। जितनी हमारी क्षमता है, उस हिसाब के स्कूल में, उस हिसाब के कॉलेज में, उस हिसाब के कोचिंग में हमने तुम्हें पढ़ा दिया। हाँ, अब तुम समझदार हो, तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने हैं। पर बेटा कभी बिल्कुल। ऐसा डिसीज़न मत लेना कि जहाँ तक हम तुम्हें ले गए उससे पीछे चले जाओ। हुँ, हुँ। तो हमें हमेशा ये लगता था कि जितना हमने कर लिया, हम कुछ ऐसा करें कि उससे पीछे ना जाएँ। अगर आगे ना जा पाएँ तो कम से कम वहाँ तो बने रहें। बिल्कुल। इसीलिए हम जो रिस्क लेते थे ना, वो अपनी पूरी काबिलियत का 15%, 20%, 25% लेते थे और बनियों को सिखाया जाता है कि भई रिस्क जो लेना है ना, वो इतना बिल्कुल, हो जो बियरेबल हो। आप आसानी बिल्कुल। से उसको बियर कर सकें। तो मैं वहाँ से जब वापस आया तो पता लगा यार इस इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा लगेगा। हुँ, हुँ। मैंने शायद गलत बिज़नेस का सिलेक्शन कर लिया या गलत इंडस्ट्री के बारे में सोच लिया। स्टील प्रोडक्ट ही अपने आप में बहुत महँगा है। बिल्कुल। तो उसके बारे में सोचते-सोचते ना मुझे ये ध्यान आया कि यार मैं अगर लोकल एडवर्टाइज़मेंट करके हुँ, हुँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकता हूँ और धीरे-धीरे करके मैं चैनल्स तक जा सकता हूँ, तो क्या मैं इस नए बिज़नेस में प्रपोज़ल सर्व करके काम नहीं कर सकता? बिल्कुल। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मुझे लगा कि मुझे बेच देना चाहिए, पेरेंट्स से डिस्कस किया, उन्होंने कहा, "भई हम प्रॉपर्टी नहीं बेचने देंगे।" छोटी-सी शॉप थी, हुँ, हुँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका प्रपोज़ल डिज़ाइन करूँगा, मैंने फ्रैंचाइज़ी प्रपोज़ल बनाया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को दिखाया, बहुत सारे बिज़नेस ओनर को दिखाया और फ्रैंचाइज़ी प्रपोज़ल दिखाने के बाद मेरे पास फ्रैंचाइज़ी की एप्लीकेशन आने लगी। अभी मेरा सेटअप नहीं था। हुँ, लेकिन ध्यान रखिए मुझे ये पता था कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिजनेस प्लान पर पैसा लगाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो कुछ लोग बनी बनाई बिल्डिंग खरीदते हैं, कुछ लोग बिल्कुल। उसमें फ्लैट खरीदते हैं और कुछ लोग कैटलॉग पर बिल्डिंग का नक्शा देखकर हुँ, हुँ। फ्लैट बुक कर देते हैं। तो मुझे बिल्कुल, वही लोग पहल। चाहिए थे जो मेरा प्लान देखकर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। हुँ, मेरे पास कलेक्शन आया लगभग 25 लाख रुपए के आसपास फ्रेंचाइजी के ऑफर्स का। वो मैंने इन्वेस्ट किया अपने शोरूम पर। शोरूम को मैंने सेटअप किया, तैयार किया। कुछ सेकंड हैंड मशीनरी मशीनरी खरीदी। मशीनरी में भी मेरी कुछ मशीन डैमेज हो गई थी, खराब थी वो, पुरानी थी। बिल्कुल। लेकिन जब मटेरियल पहली बार बनाया तो कुछ रिजेक्ट हो गया। हुँ, लेकिन रिजेक्शन से मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोच लिया था कि सब चीज़ें अपग्रेड करेंगे और धीरे-धीरे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ। उस रेवेन्यू का लगभग 50% मैंने वन टाइम इन्वेस्ट किया एडवर्टाइज़मेंट में।
एबीपी, आज तक, न्यूज 24, IBN 7, एनडीटीवी प्रॉफिट, टाइम्स नाउ एंड जी बिजनेस। ये बिल्कुल। 6 के 6 चैनल मुझे एज इट इज याद है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था ये। वन शॉट इन्वेस्टमेंट किया, पूरे इंडिया से फ्रेंचाइजी की कॉल्स आने लगी, सभी जगह पर मैंने नेटवर्क डेवलप किया, और वो छोटा सा ज्ञान इंस्टीट्यूट से ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना। उसके बाद ज्ञान ओवरसीज बिजनेस की फर्म बनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। बिल्कुल। और फिर ये कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड के रूप में फॉर्म हुई। कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू, सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। और बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उसकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। तो ये कविता मैंने उस समय पर लिखी जब मैं परेशानियों से जूझ रहा था। मैं बहुत बढ़िया। जा रहा था इंटरव्यू के लिए, रिजेक्शन हो रहा था, मेरे खुद के टीचर ने रिजेक्ट कर दिया मुझे। तो क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। ढूंढेंगे, बिल्कुल। एक पेंट की छोटी सी डिब्बी में मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे गया। बिल्कुल। जब कोचिंग सेंटर खोलना था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि मुझे टिन शेड ही दे दीजिए। और जैसे जैसे आप काम करने लगेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आएंगी, तभी बिल्कुल। आप कोई नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं। हमें पता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सा चलता है, लेकिन मार्च में जब एग्जाम हो जाते हैं बच्चों के, अप्रैल, बिल्कुल। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने कोचिंग टीचर को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बिल्कुल। सर्वाइवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने टेक्निकल एजुकेशन शुरू किया कि लोग गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीख लेंगे, क्या बात। है ना? तो बिल्कुल। समस्या तो वहां थी, तो हम समस्या से घबराए नहीं, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। बिल्कुल। और जब इंडस्ट्री सैचुरेशन पर आती है, तो आपके खर्चे पूरे खड़े रहते हैं। हमारे सेंटर्स के जो खर्चे हैं वो एज इट इज है। धीरे धीरे इनकम कम होने लग गई। समझ में आया कि नहीं अब क्या करना है? समस्या वहां भी थी, समाधान क्या ढूंढा कि मुझे कुछ और नया करना है। और नया करना। मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में आए। मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में जब काम किया तो पता चला कि एक शोरूम से फैक्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि फैक्ट्री को चलाने की कॉस्ट बहुत बड़ी है। बिल्कुल। अब आपको मल्टीपल शोरूम चाहिए। उसके लिए हमने समाधान क्या ढूंढा कि अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाओ, पार्टनर्स डीलर्स बनाओ। बनाओ। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। और पूरे इस दौर में करते करते ना, मैं कब एक बहुत हैवी वेट का पर्सन बन गया। 2007 से लेकर और 2017 तक मेरा बॉडी वेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 102 किलो का, 47 इंच की कमर का मैं बंदा बन गया। हम्म, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए। बिल्कुल। और 19 जनवरी 2017 को मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और क्या मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य था कि लाइफ में अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करना है कि लोग कहें कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं। बिल्कुल। 102 किलो का व्यक्ति 96 किलो तक का आया, और 96 किलो से मैं 67 केजी गया। 47 इंच की कमर को रिड्यूस करके 28 इंच की कमर तक आया, और सिक्स पैक एब्स बनाया। क्या कहते जब बात मोटे हुए थे तो एक्सट्रीम लेवल पर है। हुए, बिल्कुल। अब पतला भी होना है तो इतना एक्सट्रीम होना है, सबसे टिपिकल है। जी। और उसके बाद सन 2018 से आज तक मैं 5 बार सिक्स पैक एब्स बना चुका हूं, और रेगुलर सिक्स पैक एब मेंटेन करता हूं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत कुछ जानने के लिए है अमित महेश्वरी जी की लाइफ का, लेकिन अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपको कैसा लगा अमित महेश्वरी जी की लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।